Hello everyone, welcome back to Clear Chemistry. So this is Roli Verma and now we are going to solve Biology Specimen Paper Class 12 ISC Board 2024. So पिछले वीडियोस में हमने सेक्शन A और B सॉल्व कर लिया था और आज हम सॉल्व करने वाले हैं सेक्शन C और सेक्शन D. सो स्टार्ट करते हैं. जो सेक्शन C है वो बेसिकली 21 मार्क्स कंटेन करेगा. ठीक है, आपके क्वेश्चंस जो आएंगे वो 21 मार्क्स पे आएंगे सेक्शन C में. सो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन नंबर 9, एक डायग्राम दिया हुआ है मेंस्ट्रुअल साइकिल का. ठीक है, और जिसमें कुछ लाइंस दी हुई हैं 1 2 3 4 यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और आपको उन लाइंस में ये बताना है कि वो लाइन किस हार्मोन को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, तो देखिए हार्मोन दिया हुआ है पहला प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, तो जो प्रोजेस्टेरॉन है ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट लाइन को. ठीक है, और सेकेंड है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो कि रिप्रेजेंट करता है सेकेंड लाइन को. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट. अब ये है सेकेंड पार्ट. स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एस्ट्रस साइकिल. देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है. Menstrual cycle, this basically occurs in females of primate mammals, for example human being, whereas estrous cycle it occurs in females of non-primate mammals, for example cow. और इसका एक एग्जाम्पल होता है डॉग्स और कैट्स, इनमें भी estrous cycle ही अकर करती है. बट ह्यूमन बींग्स में menstrual cycle अकर करती है एंड ऑल्सो इन monkeys. ठीक है, और जो menstrual cycle है इसमें ब्लड लॉस होता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फीमेल्स होती हैं उनको काफी ज्यादा ब्लड का लॉस होता है, बट ईस्ट्रस साइकिल में देयर इज नो ब्लड लॉस. ठीक है, तो ये हो गया आपका जो बेसिक डिफरेंस है मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल का. ठीक है, एंड 2 पॉइंट इनफ है, आप इतना लिख दीजिएगा. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मशरूम एंड द रूट्स ऑफ द ट्री. आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का इंटरेक्शन है ट्री और मशरूम के बीच में. सो इसका आंसर है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. ओके, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. देखिए इस इंटरेक्शन में क्या होता है, 2 स्पीशीज होती है जिनमें से एक स्पीशीज को हमेशा बेनिफिट होता है, बट जो दूसरी स्पीशीज होती है इट इज ऑलवेज हार्म. That's why here the relationship is symbiotic relationship. Now see the second part. Mention any 2 advantages of this type of interaction. आपको 2 advantages देने हैं symbiotic relationship के in case of mushroom and tree. So इसका आंसर है, देखिए mushroom either surround or penetrate the roots of the trees and help the trees by conducting moisture and contain minerals to the trees root. इस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में यही हुआ. देखिए जो ट्रीज हैं उनको बेनिफिट हो रहा है, मॉइस्चर मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं. ठीक है, बट मशरूम को हार्म हो रहा है. द ट्रीज इन टर्न ट्रांसमिट नीडेड न्यूट्रिएंट्स टू द फंजाई that they cannot absorb by themselves. तो यहाँ से क्लियर हो गया कि जो ट्रीज हैं उनको बेनिफिट हो रहा है और मशरूम को हार्म हो रहा है. ठीक है, now see the question number 12. The homozygous Andalusian chicken exhibits black feathers BB, capital BB, and white feathers WW, while the heterozygous birds has bluish feather. So the first part is, if 2 heterozygous Andalusian chickens are crossed, what are the possible genotypic and phenotypic ratios of their offspring? देखिए जब क्रॉस होगा एक हेटेरोजाइगस एंडालुसियन चिकन्स के बीच में, तो आपका कुछ जो रेशियो होगा वो होगा 1:2:1. ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ डोमिनेंस डज द जीन फॉर फेदर कलर एग्जिबिट. सो द आंसर होगा कोडोमिनेंस. ठीक है, कोडोमिनेंस. एंड इसका रीजन क्या है, बोथ द जीन्स ऑफ एलिलोमॉर्फिक पेयर एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली इन द हेटेरोजाइगस कंडीशन. तो देखिए होगा क्या कि जो दोनों जीन्स होंगे ना वो खुद को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे इन हेटेरोजाइगस कंडीशन. ठीक है, दैट्स व्हाई हियर द आंसर इज कोडोमिनेंस. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 13. Name the category of microorganisms that aid in biogas production. Provide an example. So here the answer is methanogenic bacteria.
मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, ये हो गया इसका पहला पार्ट। और क्या बता रहा है, मेंशन एनी 4 बेनिफिट्स ऑफ बायोगैस कंपेयर्ड टू अदर एनर्जी सोर्सेज। तो 4 बेनिफिट्स आपको लिखने हैं। सो पहला बेनिफिट है बायोगैस इज अ ग्रीन एनर्जी सोर्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, second is environmentally friendly recirculation of organic waste from industry as well as households also. Okay, and third, reduced cost for artificial fertilizers. Fourth point, considerable environment advantages, less emission of greenhouse gases, methane, CO2 and nitrous oxide, which is a very useful effect. Okay, so question 13 is done. Now it's turn to solve question number 14. देखिए जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन है एंड इसमें चॉइस में दिया हुआ है। दोनों जो क्वेश्चन है वो डायग्राम है। ठीक है, आपको एक वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है। पहला है एलिस ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, यानी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। काफ़ी इजी इसका डायग्राम होता है। एंड देखिए इतना आप ध्यान रखिएगा, आपको जो नेमिंग है वो कम्प्लीटली करनी है। मैक्सिमम 5 to 6 नेमिंग तो होनी ही चाहिए, 5 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा है मैमेलियन टेस्टिस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है बायोलॉजी में। क्लास 12 में अक्सर ये पूछा गया है, कई बार बोर्ड में आया है। एनाट्रोपस ओव्यूल का भी कई बार पूछा गया है। दोनों डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैमेलियन टेस्टिस, इसमें भी आपको नेमिंग होंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे एंड स्पर्मेटागोनिया, दीज ऑल आपको इनको अच्छे से नेमिंग करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका डायग्रामेटिक है एंड आई होप कि आप लोग इजीली कर लेंगे। एंड देखिए डायग्रामेटिक है, इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप उसको डेकोरेट करें, डिज़ाइन करें, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सिंपली पेंसिल उठाइए कि ऐसा बनाइए कि हाँ वो एनाट्रोपस ओव्यूल लगे, वो मैमेलियन टेस्टिस लगे, और नेमिंग आप कर देंगे तो आपके ईजिली मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बन जाता है डायग्राम्स की वजह से। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरासिटिज्म विद एग्जांपल ईच। सो 3 डिफरेंट टाइप के पैरासिटिज्म आपको बताने हैं। सो पहला है एक्टोपैरासिटिज्म एंड एंडोपैरासिटिज्म। देखिए एक्टोपैरासिटिज्म आपको इस वर्ड से पता लग रहा होगा, इसमें क्या होता है, जो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं दीज लिव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी। ओके, लिव ऑन द surface of host body। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं लाइस। ओके, एंड एंडोपैरासिटिज्म, एंडो यानी अंदर, आप ऐसे समझ सकते हैं these live inside the host body। ओके, फॉर एग्जाम्पल tapeworm। ओके, बहुत बेसिक एग्जाम्पल है लाइस और टेपवर्म। ठीक है, और अगला है पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक पैरासिटिज्म। देखिए पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक ये वर्ड हमने हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में बहुत पढ़ा है, कई बार मीन्स रिपीट हुआ है। तो देखिए पैथोजेनिक का मतलब होता है ऐसे पैरासाइट जो डिजीज कॉज करते हो। ठीक है, कॉजेस डिजीज। एग्जाम्पल टेपवर्म, ये डिजीज कॉज करता है। और नॉन पैथोजेनिक, ये डिजीज कॉज नहीं करते हैं, ये हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है, नो हार्मफुल। एंड इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं एंटोमीबा कोलाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एंटोमीबा कोलाई। ठीक है, जो नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट्स होते हैं दीज डू नॉट हार्म दी होस्ट बॉडी, बट जो पैथोजेनिक होते हैं ये डिजीज कॉज करते हैं होस्ट की बॉडी में। ठीक है, अब जो थर्ड है वो है होलोपैरासिटिज्म एंड हेमीपैरासिटिज्म। देखिए जो होलोपैरासिटिज्म है होता है ना, दीज टोटली डिपेंड ऑन दी होस्ट फॉर ऑल देयर रिक्वायरमेंट्स। मीन्स ये ऐसे पैरासाइट्स हैं ना जिनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो सारी मीन्स होस्ट पे डिपेंड रहते हैं अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स के लिए। ठीक है, एंड जो हेमीपैरासिटिज्म है ये क्या होते हैं, दीज रिसीव्स ओनली अ पार्ट ऑफ द नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट। मीन्स कुछ जो नरिशमेंट का पार्ट होता है वो होस्ट
होस्ट से रिसीव कर लेते हैं, और जो और सारी चीज़ें हैं अपने फूड को बनाना वो ये खुद करते हैं। ठीक है, तो होलो पैरासाइट का आप एग्जाम्पल लिख दीजिएगा कसकट्टा और इसका मिस्ट्रिटोई। ओके, ये हो गए आपके तीनों टाइप के पैरासिटिज्म। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे हमारा सेक्शन सी ओवर होता है। हमने सेक्शन सी पूरा कंप्लीट कर लिया है। नाउ इट्स टर्न टू सॉल्व दी सेक्शन डी। जो सेक्शन डी है वो पूरे कंटेन करता है 15 नंबर, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा मार्क्स है देखिए, और इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे 5-5 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, और आई होप कि आप ये इजीली कर लेंगे, क्योंकि यार जो सेक्शन डी है वो एक हिसाब से स्कोरिंग होता है। देखिए जो क्वेश्चन थोड़े लेंथी हो सकते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, बट अगर आप सॉल्व करेंगे सो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो डोंट वरी, नाउ स्टार्ट। ओके, सेक्शन डी का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16. Vallisneria is a submerged dioecious hydrophyte. The female flowers of Vallisneria reach the surface of water by their long stalk, while the male flowers are released onto the surface of water due to bursting of the inflorescence. A part देखिए. Give any two characteristic features of the pollen grains of Hydrophilus flower. सो इसका आंसर है, जो पहला पॉइंट है वो है पॉलेंस आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। जो पॉलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। एंड सेकंड, पॉलेंस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम विटिंग बाय म्यूसिलिजिनियस कवर। जो पॉलेंस होते हैं एक कवर से प्रोटेक्ट कर दिए जाते हैं जिससे वो वेट ना हो। ओके, नाउ सी द बी पार्ट। स्टेट वेदर वेलिस्नेरिया इज अडैप्टेड for autogamy or xenogamy. So the answer is xenogamy. Okay, so the reason is transfer of pollen grains from anther of a flower to the stigma of another flower through water. Okay, now see the C part. Give any 3 disadvantages of self pollination. Self pollination के आपको 3 disadvantage देने हैं। So देखिए, पहला है no variation, कोई वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, अगला है resistance to disease decreases, and third, continuation of self pollination results in weaker progeny. अगर self pollination कंटिन्यू होता रहा, ठीक है, तो क्या होगा, एक वीक progeny फॉर्म होगी। ओके, ये है इनके डिसएडवांटेजेस सेल्फ पॉलिनेशन के। और इसमें देखिए एक चॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो भी देखिए। अ कपल इज अनेबल टू हैव अ चिल्ड्रन नेचुरली despite the woman's ability to ovulate and the man having normal sperm. A part है, mention 2 different type of abnormalities in sperm which causes infertility in males. आपको ऐसी 2 abnormalities बतानी है sperm में जिसकी वजह से मेल्स में infertility होती हो। So पहला है semen has low sperm count, ठीक है, और दूसरा है poor sperm motility। ठीक है, ये 2 आप लिख दीजिए। अगर आप चाहें तो आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, बट कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। नाउ सी द बी पार्ट। सजेस्ट एनी 3 मेथड्स ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट GIFT अवेलेबल टू द कपल टू कंसीडर। सो दीज आर 3 टेक्निक्स। फर्स्ट इज IVF, मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सेकेंड इज AIT, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। ओके, and the third is ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आपको इन तीनों को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें बता रहा है सजेस्ट 3 मेथड, बट आप 2-2 लाइन इन सब के बारे में लिख दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। What does the term biodiversity means? Explain 4 major causes of loss of biodiversity due to human activities. सो बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहले इसकी आपको डेफिनेशन देनी है। बायोडाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं, आपको ये लिखना है। थोड़ा सा ये लॉन्ग आंसर हो सकता है, ठीक है। सो देखिए, बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द इकोलॉजिकल complexes in a given area. It represents the sum total of various types of microbes, plants and animals present in ecosystem in a given area. Okay, ये आप लिख दीजिएगा। एंड अब देखिए 4 मेजर कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो देखिए, इसका पहला कॉज है हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस,
सेकेंड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड है एलियन स्पेशीज इन्वेजन। एलियन स्पेशीज इन्वेजन देखिए, इसका एग्जांपल मैं देती हूँ। आपने अपने आस पड़ोस के जो ताल या तालाब वगैरह हैं, आपने वहाँ पे एक टाइप का प्लांट देखा होगा, बहुत ज़्यादा फैला होता है पूरे मतलब ताल में। वो आप ऐसा हिंदी में उसे आई थिंक जलकुंभी बोलते हैं। यस, जलकुंभी उसे हम बोलते हैं। एंड इन इंग्लिश वी कॉल इट इकॉर्निया। इसका 12th में एक प्रैक्टिकल भी होता है, आपने किया भी होगा, ठीक है। इकॉर्निया वो है एक एलियन स्पेशीज, वो किसी और कंट्री से इंडिया में लाई गई थी। एंड फोर्थ है को एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो ये हो गए 4 मेजर कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द डीएनए सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू द अबव सीक्वेंस। जो सीक्वेंस दिया हुआ है आपका, उसको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस लिखना है। भाई बहुत आसान है। देखिए ये 5' to 3' दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको उठा के पूरा 3 से 5 कर दीजिए, एकदम उल्टा कर दीजिए, ठीक है। देखिए 5' to 3' था, अब आप उसको रिवर्स कर दीजिए, 3' से 5' पे लिख दीजिए, बस हो गया। सेकेंड पार्ट, राइट द सीक्वेंस ऑफ mRNA ट्रांसक्राइब्ड बाय दिस सेगमेंट ऑफ डीएनए। देखिए ये जो डीएनए का सेगमेंट बना है, इसका आपको mRNA का सीक्वेंस लिखना है। बहुत आसान है। इसका आप लिख दीजिए कि ये जो ये थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन है, ये अपने किस बॉन्ड से किसके साथ जुड़े हुए हैं, बस इसका आप उल्टा करते जाइए, बस आपका पूरा mRNA का सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, राइट द अमीनो एसिड सीक्वेंस coded by the mRNA sequence using the genetic code shown in the figure given above। जो फिगर दिया हुआ है, इसके बेसिस पे आपको इनके अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस लिखना है, जो कि बहुत आसान है, मैंने लिख दिया है, आप यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट, अ म्यूटेंट ऑफ दिस जीन कंटेन्स A instead of C in the 11th position, okay, in the given DNA sequence, what will be the amino acid sequence coded by this mutant gene। आंसर देखिए TCA, जो C है ये 11th पोजीशन में है ड्यू टू म्यूटेशन UAAA। एंड व्हाट इज द अमीनो एसिड, देखिए इसमें कोई भी अमीनो एसिड नहीं फॉर्म होगा, नो प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड, आप सिंपली ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ म्यूटेशन वुड the change in nucleotide referred to in sub part 4th lead to, justify by giving one reason। तो इसका आंसर है नॉनसेंस म्यूटेशन, बिकॉज ऐसा म्यूटेशन प्रोड्यूस हुआ है जो कि नॉनसेंस है, टर्मिनेशन है, स्टॉप कोडॉन है, UAA, यू कैन सी, ठीक है। ये है स्टॉप कोडॉन, आप बोलते हैं इसे टर्मिनेशन कोडॉन, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉनसेंस म्यूटेशन, ओके। आपको ये आंसर में लिखना है। सो हमने यहाँ पे सेक्शन डी अपना पूरा सॉल्व कर लिया है। एंड आई होप कि आज आप ये पूरा पेपर इजीली समझ गए होंगे। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।